वेलकम टू 2.0 बोर्ड क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया था पिछले दो वीडियो के अंदर, हमने क्या पिछले तीन वीडियो में, सॉरी दो वीडियो में नहीं, तीन वीडियो में हमने पोषण पढ़ लिया, दूसरे वीडियो में श्वसन पढ़ लिया, तीसरे वीडियो में वहन पढ़ लिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पादपों में परिवहन तथा उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने लिख दिया है पादपों में परिवहन, पेड़ पौधों मौजा परिवहन का मतलब क्या होगा, जल और वो क्या है, जल और CO2 का जो वहन होगा वो किस प्रकार से होगा वो हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है। तो वो जो परिवहन होता है पादपों में वो दो प्रकार से होता है। पहला तो होता है जाइलम, दूसरा क्या होता है फ्लोएम। ठीक है, पहला क्या होता है, जाइलम होता है, और दूसरा जो है वो क्या होता है, फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम भी परिवहन करता है और फ्लोएम भी क्या है, फ्लोएम के माध्यम से भी क्या होता है, परिवहन होता है। तो जाइलम के माध्यम से किस प्रकार से होता है, फ्लोएम के माध्यम से किस प्रकार से होता है, वो हमारे को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम जाइलम की बात करते हैं। ये क्या है, पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से अवशोषित खनिज, लवण और जल का क्या करता है, परिवहन करता है। यानी कि ये क्या है, ये पादप का एक अवयव है। क्या है, पादप का अवयव। क्या है, पादप का अवयव है जो क्या करता है, मिट्टी या मृदा से, किससे, मिट्टी या मृदा से क्या करता है, खनिज लवण, क्या करता है, खनिज लवण, क्या करता है, खनिज लवण तथा जल का क्या करता है, परिवहन करता है। किसका करता है, खनिज तथा जल का वहन करता है। तो जाइलम से जैसे जाइलम, जैसे जल, जैसे जाइलम, जैसे जल, मतलब क्या करता है, ये पादप का एक अवयव है जो मृदा से खनिज, लवण और जल का क्या करता है, वहन करता है या परिवहन करता है। परि का मतलब होता है चारों, और वहन का मतलब होता है लाना ले जाना, लाना ले जाना। मतलब पेड़ पौधों में चारों ओर जो है वो जो जल और खनिज लवण का वहन करेगा चारों ओर, कौन करेगा, जाइलम करेगा। लेकिन फ्लोएम जो है वो क्या करता है, तो मैंने पहले पार्ट के अंदर बताया था कि जो इसके अंदर पौधों के अंदर खाना बनता है वो प्रकाश संश्लेषण से बनता है। किससे बनता है, प्रकाश संश्लेषण से बनता है। वही प्रकाश संश्लेषण जैसे जो उत्पाद बनते हैं, क्या बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। किससे, प्रकाश संश्लेषण। किससे, प्रकाश संश्लेषण से क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। उनको क्या करता है, पेड़ों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, पेड़ों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्या करता है, पेड़ों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है, खनिज, लवण तथा जल पहुंचाता है। लेकिन फ्लोएम क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनता है, पेड़ों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो प्रकाश की उपस्थिति में, किसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सब चीजें मैंने पढ़ाई थी। लेकिन इसमें क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण से जो उत्पाद बनेगा, जो भोजन बनेगा, वो पेड़ों के विभिन्न माध्यम में कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम पहुंचाएगा, है ना। विभिन्न भागों में क्या करे, कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम पहुंचाएगा। ठीक है ना। ये क्या है, ये निर्जीव ऊतक है, इसके अंदर जान नहीं होती, निर्जीव, इसके अंदर जान नहीं होती। ये क्या है, निर्जीव ऊतक है। जबकि ये क्या है, सजीव ऊतक है। क्या है, सजीव ऊतक है, वो निर्जीव ऊतक है। ये क्या है, सजीव ऊतक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगला क्या है, ठीक है, अगला इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होती है, वहन नलिकाएं होती है। क्या होती है, वहन नलिकाएं। लेकिन कौन सी वहन नलिकाएं होती है, संवहन नलिकाएं होती है। संवहन क्या होती है, संवहन नलिकाएं। यानी कि ये किसके माध्यम से करता है, संवहन नलिकाओं के माध्यम से करता है। लेकिन ये किसके माध्यम से करता है, ये चालनी नलिकाओं के माध्यम से करता है। किससे, चालनी नलिकाएं। किससे, चालनी नलिकाओं के माध्यम से क्या करता है, वहन करता है। ठीक है, इसकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। क्या होती है, मोटी। क्या होती है, भित्ति होती है। भित्ति का मतलब दीवार होती है, और इसकी भित्ति क्या है, मोटी नहीं होती है। क्या नहीं होती है, मोटी नहीं होती है। क्या नहीं होती है, मोटी नहीं होती है ना। क्या नहीं होती है, मोटी भित्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है, मोटी भित्ति नहीं होती है ना।
ठीक है। उसके अंदर क्या है, भित्ति मोटी होती है लेकिन इसके अंदर नहीं होती है। तो हमारे को अब ये याद कैसे रखना है, तो सीधा बात है, ज से जाइलम ज से जल, ज से जाइलम ज से जल, जल का क्या करेगा, वहन करेगा। निर्जीव उत्तक है, क्या है, निर्जीव उत्तक है, संवहन नलिकाओं के माध्यम से होता है और इसकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। लेकिन इधर फ्लोयम, क्या फ्लो, फ्लो से स्लो, फ्लो से स्लो, स्लो क्या है, यानी कि इसमें मोटी भित्ति नहीं होती है, मोटी भित्ति नहीं होती है। चालनी नलिकाओं के द्वारा ये क्या करता है, वहन करता है। ये क्या होता है, सजीव उत्तक होता है। क्या क्या होता है, सजीव उत्तक होता है। और प्रकाश संश्लेषण से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका क्या करता है, ये विभिन्न भागों में, पेड़ के विभिन्न भागों के अंदर क्या क्या करता है, वहन करता है। ठीक है, तो ये चीज हमारे को समझ में आ गई कि नहीं आई, पक्का आ गई, आ गई कि नहीं आई, पक्का आई, यूं बोलो यस आ गई। ना तो किसी का होना ही नहीं चाहिए, अगर ना होता है तो इसको वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख ले। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेने क्या मतलब है, हमने तो पढ़ा दिया है ना, फिर भी अगर लेना है तो ले लो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आ गया होगा। स्क्रीनशॉट में तो 1 सेकेंड का ही टाइम लगता है ना। अब हम आते हैं, क्या आते हैं, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो हमने भोजन तथा दूसरे पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है, इस चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो भोजन का स्थानांतरण तो फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है, सीधी बात है। मैंने बताया था प्रकाश संश्लेषण उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण उत्पाद में क्या होता है, भोजन होता है। तो भोजन का क्या क्या होता है, फ्लोएम के माध्यम से होता है। लेकिन ये जो है, ये फ्लोएम जो है, इससे जो स्थानांतरण होगा भोजन का वो क्या होगा, वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो ये आपको मैं कैसे समझाता हूँ, देखो मैं यहाँ से ये लाइन मिटा लेता हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ एक डायग्राम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा, है ना। तो मैंने यहाँ ये हरा हरा पेड़ होता है, अपने ये हरा हरा क्या बना लिया, डायग्राम बना लिया, है ना। और ये मैं यहाँ से पेड़ बना लेता हूँ, है ना, ऐसे। और ये क्या होती है, जड़ें होती है पेड़ की, क्या होती है, जड़ें हरी नहीं होती, जड़ें सफ़ेद होती है ना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पेड़ बना लिया। अब मैं जाइलम जब भी लिखूंगा वो किससे लिखूंगा, ब्लैक पेन से लिखूंगा। और फ्लोएम का जितना भी समझाऊंगा वो किससे समझाऊंगा, ब्लू पेन से समझाऊंगा, है ना। तो अलग अलग कलर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण में जो भी उत्पाद वहन का स्थानांतरण होता है वो कहाँ से होता है, फ्लोएम से होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पेड़ की पत्तियां। ठीक है, पत्तियां कहाँ है, यहाँ है। ये इसके ऊपर मैं पत्ती बना देता हूँ, ये इसके ऊपर पत्ती, यहाँ से एक डाली निकाली, इसके ऊपर भी पत्ती बना दी, और यहाँ से एक निकाली, इसके ऊपर भी क्या बना दी। ये सारी क्या है, पेड़ की पत्तियां हैं। क्या है, पेड़ की पत्तियां हैं, है ना। ठीक है, अब देखो ये जो पत्तियां होती है ना, ठीक है, ये क्या करती है, ये इसके अंदर तो अपन ने कहा था क्या बनता है, भोजन बनता है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, भोजन बनता है। भोजन बनाने के लिए जल और CO2 मिलती है, तब क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और क्या होती है, जल और ऑक्सीजन क्या होते हैं, मुक्त होती है। जल जो मुक्त होती है वो किस में होती है, जल वाष्प में होती है। ये भी मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब देखो होता है कि अब मैं फ्लोएम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब फ्लोएम की बात होगी, जो पत्ती यहाँ है, ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा ठीक है, सॉरी, इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी भोजन पहुंचाना पड़ेगा और नीचे भी भोजन पहुंचाना पड़ेगा। मतलब इसमें जो वहन होगा ये क्या होगा, ऊपर मुखी भी होगा। क्या होगा, ऊपर मुखी। ठीक है, क्या होगा, ऊपर मुखी होगा और नीचे की साइड होगा, यानी जड़ों तक भी क्या जाएगा, भोजन जाएगा। तो क्या होगा, अधोमुखी भी होगा। क्या होगा, अधोमुखी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, फ्लोएम जो है वो क्या करेगा, ऊपर मुखी भी भोजन को पहुंचाएगा, मतलब ऊपर की ओर भी वहन करेगा। अधोमुखी यानी क्या, नीचे की और भी, यानी कि दोनों दिशाओं के अंदर क्या करेगा, ये वहन करेगा। जबकि जाइलम यहाँ से क्या उठाएगा, यहाँ से, यहाँ पे क्या होती है, मिट्टी होती है। तो मिट्टी के अंदर क्या होता है, जल होता है, प्लस क्या होते हैं, खनिज लवण होते हैं। क्या होते हैं, खनिज लवण। ठीक है, तो खनिज लवण हमेशा कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। तो ऊपर की ओर जाएंगे, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, सिर्फ ऊपर मुखी होगा। क्या होगा,
ऊपर मुखी होगा। मतलब क्या, जाइलम जो है वो क्या करेगा, हमेशा ऊपर मुखी वहन करेगा, जबकि फ्लोएम जो है ऊपर मुखी और अधोमुखी, मतलब ऊपर की नीचे और ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों जगह वहन करेगा। क्यों करेगा, जो भोजन है वो जड़ों के अंदर भी पहुंचेगा, तने में पहुंचेगा और सबसे ऊपर भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लोएम। स्थानांतरण किसका करता है, भोजन का करता है या ऊर्जा का करता है? तो ध्यान रखना, जो ये ऊर्जा, इसका जो स्थानांतरण है ना वो किसके रूप में होता है, ये ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। यानी कि इसको काफी प्रयास करना पड़ता है भोजन को ऊपर नीचे पहुंचाने में। अतः ये क्या करता है, एक बल उत्तेजित करता है। उसका बल क्या है, परासरण बल है। क्या 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 उसका नाम, परासरण बल है, जो किसके माध्यम से बनता है, एटीपी। हमने जब श्वसन पढ़ा था उस समय बताया था एटीपी ऊर्जा बनती है। क्या बनती है, एटीपी ऊर्जा। जब यहाँ पे भोजन के माध्यम से ऊर्जा बनेगी, भोजन के माध्यम से ऊर्जा बनेगी तो वो एटीपी बनेगी, और उसी के प्रयोग से वो क्या करेगा, भोजन को ऊपर नीचे करेगा और उसमें एक बल लगाएगा। जिस बल का नाम क्या है, जिस बल का नाम क्या है, उस बल का नाम क्या है, उस बल का नाम है परासरण बल। क्या है, परासरण। क्या नाम है उसका, परासरण बल। यानी कि ये भोजन को ऊपर नीचे करने में कौन सा बल प्रयोग में लेगा, परासरण बल। कौन सा, सीधा अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए जो फ्लोएम ऊतक है वो कौन से बल के द्वारा भोजन का स्थानांतरण करता है, तो कह देना परासरण बल। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद होता है उसके बाद अपने पास सीधा एक क्वेश्चन आता है कि पादपों में भोजन तथा जल के वह जो अन्य पदार्थ होते हैं जैसे खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो इनका क्या होता है, परिवहन कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। और ये परीक्षा में आ चुका है, 2016 में आ चुका है और 2019 में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे जाइलम के द्वारा। किसके माध्यम से, जाइलम के द्वारा जो जल और खनिज लवण है वो ऊपर कैसे जाते हैं। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है, मृदा से जल प्राप्त करता है और खनिज लवण प्राप्त करता है। अब देखो क्यों प्राप्त होता है, ठीक है, क्यों प्राप्त करता है, उसका कारण क्या है। तो हम जब मिट्टी के अंदर जल डालते हैं, ये मैंने मिट्टी के अंदर क्या डाल दिया, जल डाल दिया। अब जड़ों के पास जल नहीं है लेकिन मिट्टी के पास जल है, तो इनमें क्या हो गया, एक अंतर हो गया। क्या हो गया, अंतर हो गया। किसका अंतर हो गया, जल का अंतर हो गया। मिट्टी में है लेकिन जड़ों में नहीं है। इस जल को बैलेंस करने के लिए, इस पानी को बैलेंस करने के लिए क्या होगी, जड़ें जल सोखेगी। जड़ें क्या होगी, जल सोखेगी, और वही जल जो है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। और वही जल क्या होता है, जाइलम जो है वो पत्तियों तक, तनों तक वाहिकाओं के द्वारा या वाहिनियों के द्वारा क्या करेगा, पहुंचाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, जब जल ऊपर जाएगा तब ये क्या करेंगे, जो ये इसके अंदर वाहिनियां होती है या वाहिकाएं होती है ये, ठीक है ना, ऐसी क्या होती है, जैसे अपने शरीर के अंदर रक्त वाहिकाएं होती है वैसे भी यहाँ क्या होती है, वाहिकाएं होती है। ठीक है, वो वाहिकाएं क्या 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 करती है, यहाँ एक जाल बनाती है। क्या क्या करती है, एक सतत जाल बनाती है जिसके माध्यम से जल क्या जा सके, पत्तियों तक पहुंच सके। कहाँ तक पहुंच सके, पत्तियों तक पहुंच सके। तो ये जब पत्तियों तक पहुंचेंगे तब वाहिका एक जाल बनाएगी, तो उसके अंदर एक अनावर्त गति होगी। कैसी गति होगी, अनवरत। कैसी गति होगी, ये अनवरत। ठीक है, अनवरत गति होगी। किसके अंदर होगी, जल के अंदर होगी, अनवरत गति होगी। तो जिसके माध्यम से क्या होगा, ये पत्तियों के अंदर पहुंच जाएगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार वापस समझाता हूँ। क्या होगी, पानी, मृदा यानी मिट्टी के अंदर क्या है, जल है, पानी है, वाटर है, वो क्या करेगी, जबकि क्या है, जड़ों के पास नहीं है। इसकी वजह से क्या हो गया, अंतर बन गया। अब इस अंतर को मिटाने के लिए क्या करेगी, जड़ें पानी सोखेगी, जल सोखेगी, वाटर सोखेगी। तो जो पेड़ों के अंदर वाहिका होती है वो एक सतत जाल बनाती है। वो सतत जाल क्यों बनाती है, क्योंकि ये जो जल है वो पत्तियों तक पहुंच सके। ठीक है, यही पत्तियों तक पहुंचने के लिए जल जो गति करता है वो कौन सी गति करता है, अनवरत गति करता है। कौन सी गति करता है, अनवरत गति करता है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर मुखी जाएगा। चाहे जाइलम जो है ये ऊपर मुखी काम करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये जब अनवरत गति करके ये क्या करेगा, जाइलम उत्तक तक जब जाइलम उत्तक तक जब
जल जाएगा तो ये क्या करेगा, ऊपर भेज देगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जाइलम उत्तर तक जल आया, ऊपर भेजा, कब आया, जब जड़ों ने जल सौंका। किसके माध्यम से आएगा, वाहिकाएं होती है जो सतत जाल बनाती है। ओके, अब आता है क्या, भोजपो यानी कि सॉरी ये क्या आता है, क्या आता है, फ्लोएम का काम। मतलब क्या, भोजन का स्थानांतरण। किसका स्थानांतरण आएगा, भोजन का स्थानांतरण आएगा। किसका स्थानांतरण आएगा, भोजन का स्थानांतरण आएगा। ठीक है, तो भोजन का जो स्थानांतरण होगा वो कैसे होगा, देखो। ठीक है, तो भोजन का जो स्थानांतरण होगा वो किसकी सहायता से होगा, कोशिकाओं की सहायता से होगा। किसकी सहायता से होगा, कोशिकाओं की सहायता से। अब मेरे को यहाँ ये वाहिकाएं हटा देता हूँ और मैं यहाँ कोशिकाएं बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ क्या बना दी, कोशिकाएं बना दी। जब मैंने ब्लैक पेन से लिया तो वो जाइलम का पढ़ा रहा था, ब्लू पेन से मतलब फ्लोएम का। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ कोशिकाएं बना दी। कोशिकाएं की सहायता से क्या होता है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, कहाँ गई, विभिन्न माध्यम, ये चालनी नलिकाएं। क्या, चालनी नलिकाओं के माध्यम से क्या 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 हो गया, फ्लोएम जो है भोजन को ऊपर भी पहुंचाएगा और नीचे भी पहुंचाएगा, ऊपर भी पहुंचाएगा और नीचे भी पहुंचाएगा। तो इसके अंदर इतना था। अब आता है अपने पास उत्सर्जन। ये पादपों में परिवहन कंप्लीट। ठीक है, तो इसके अंदर एक और परिभाषा आती है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। जब मैंने प्रकाश संश्लेषण बताया था उस समय कहा था कि जब पानी सोखता है तो पानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसकी परिभाषा वापस सुन लेना, परिवहन के अंदर क्या है। ठीक है, पादपों में वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता। मतलब वायवीय भाग, वायवीय भाग कौन से होते हैं, जो हवा का आदान प्रदान करते हैं। मतलब क्या, पत्ती, क्या पत्ती, ये जो पत्ती है इसके ऊपर जल की हानि हो जाएगी। इसके अंदर जल की हानि कैसे हो जाएगी, क्योंकि जल बाहर आ जाएगा छोटी छोटी बूंदों में, तो अंदर क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इसी को क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। क्या पढ़ेंगे हम, उत्सर्जन। तो मैं इसको मिटा लेता हूं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, उत्सर्जन। क्या बोलेंगे हम, उत्सर्जन। अब देखो उत्सर्जन क्या है, ये जाइलम मिटेगा ही नहीं, क्या मिट जाएगा, चलो इसके ऊपर स्प्रे मार के मिटा देंगे इसको तब भी। ठीक है, ये क्या है, बोर्ड सूख गया है, 2 दिन हो गए। ठीक है, अब देखो मैं ये जाइलम के ऊपर थोड़ा स्प्रे कर दिया मैंने। ठीक है, ये स्प्रे के माध्यम से सूख जाएगा, है ना। ये स्प्रे से नहीं हटा। ठीक है, क्यों नहीं हटा पता नहीं। ठीक है, शायद पिछली बार मुंह टेढ़ा रह गया होगा इसका, है ना। ये मिट गया। ठीक है, अब देखो अब जो है आपको पढ़ना है क्या, उत्सर्जन। क्या, उत्सर्जन। अब देखो उत्सर्जन होता क्या है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, उत्सर्जन। ठीक है, अब देखो उत्सर्जन होता क्या है। ठीक है, उत्सर्जन क्या होता है, हमारे शरीर से जो गंदे पदार्थ है, मल मूत्र पसीना वगैरह, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, मतलब क्या, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की जो व्यवस्था होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन। और इसके अंदर क्या एक तंत्र का काम में आता है, उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो उत्सर्जन में कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो लिख देना नाइट्रोजनी। क्या, नाइट्रोजनी पदार्थ। कौन से, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, ये क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, अमोनिया। क्या, अमोनिया। दूसरा कौन सा होता है, यूरिया। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो कौन सा होता है, यूरिक अम्ल। क्या होता है, यूरिक अम्ल। क्या होता है, यूरिक अम्ल। ठीक है, तो हम नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जन के लिए बात कर रहे हैं, तो कौन सा, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अब ये होते क्या है, ठीक है, अमोनिया जब उत्सर्जन करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अमोनियोत्सर्जक कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनियोत्सर्जक
क्या कहते हैं? अमोनियोत्सर्ग। क्या कहते हैं? अमोनियोत्सर्ग। क्या कहते हैं? अमोनियोत्सर्ग। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ये किस में होता है? सबसे पहले वो ध्यान रखना, जल के अंदर जितने भी पाए जाते हैं, क्या जलीय जीव जितने भी होते हैं, जल के अंदर जितने भी जीवड़े रहते हैं, वो क्या करते हैं? इसका आदान प्रदान करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? आदान प्रदान नहीं करते, बाहर निकालते हैं। क्या क्या करते हैं? इसको बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? इसको बाहर निकालते हैं। अब जलीय जीव और कौन सा आएगा? उभयचर। कौन सा? उभयचर। आप बोलोगे उभयचर क्या होता है? जो जल में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, जैसे मेंढक, मगरमच्छ वगैरह। वो क्या करते हैं? अमोनिया निकालते हैं। क्या 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 करते हैं? अमोनिया निकालते हैं। जबकि यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया होता है तो वो किसके अंदर होता है? जितने भी स्तनधारी होते हैं, क्या स्तनधारी, जिसमें मनुष्य भी आता है, गाय भी आती है, भैंस भी आती है, बकरी भी आती है, जितने भी स्तनधारी होते हैं वो क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इनको यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है। क्या 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 कहा जाता है? यूरिया उत्सर्जी। क्या कहा जाता है? यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है। ठीक है। जबकि यूरिक अम्ल किस में होता है? पक्षियों में होता है। किस में होता है? पक्षियों में। किस में होता है? पक्षियों में होता है। ठीक है। और किस में होता है? सरीसृप, मतलब जो रैंक के चलने वाले होते हैं, जैसे गिरगिट, सांप वगैरह, तो उसके अंदर क्या 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 होता है? ये यूरिक अम्ल का स्रावित करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये निकालते हैं, ये भी अमोनिया ही है, लेकिन ये क्या करते हैं? अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? ये अमोनिया को यूरिक अम्ल के अंदर क्या करते हैं? ये परिवर्तित करते हैं। अमोनिया को क्या करते हैं? यूरिक अम्ल में परिवर्तित करके क्या निकालते हैं? यूरिक अम्ल निकालते हैं। ठीक है। अब आता है मानव के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो कैसा होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया, मूत्र निर्माण की भी प्रक्रिया हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखो अब होता क्या है। ठीक है। अब मानव के अंदर जो उत्सर्जन होता है ना, वो किस प्रकार से होता है वो देखना है। ठीक है। ये इसको मैं मिटा देता हूं और मैं यहाँ लिख देता हूं ऊपर क्या? मानव उत्सर्जन। मानव उत्सर्जन। ठीक है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। तो मानव उत्सर्जन तंत्र होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं? एक जोड़ी क्या होते हैं? वक्र होते हैं। क्या होते हैं? वक्र होते हैं। ये वृक्क होते हैं, सॉरी। ठीक है। दूसरा क्या होती है? एक जोड़ी वक्र वाहिनियां होती है। क्या क्या होती है? वक्र वाहिनियां। क्या होती है? वक्र वाहिनियां होती है एक जोड़ी। उसके बाद क्या होती है? सॉरी, वक्र वाहिनियां लिख दो, या क्या लिख दो? मूत्र वाहिनियां लिख दो। क्या क्या लिख दो? मूत्र वाहिनियां। तीसरे नंबर क्या क्या होता है? मूत्राशय होता है। क्या होता है? मूत्राशय होता है। 4 नंबर क्या क्या होता है? मूत्र मार्ग होता है। क्या क्या होता है? मूत्र मार्ग होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो मैं यहाँ एक कच्चा डायग्राम बना देता हूँ रफली आपके समझाने के लिए। ये यूं, ठीक है ना, ये यूं बना दिया मैंने। ठीक है। अब ये यहाँ से क्या है? ये आ गई मूत्र वाहिनियाँ। ठीक है, आई। और यहाँ क्या होता है? ये तो क्या है? दोनों क्या? ये वृक्क है। ये क्या है? मूत्र वाहिनियाँ है, मूत्र वाहिनियाँ। और ये क्या है? मूत्राशय है। और ये क्या है? मूत्र मार्ग है। क्या है? मूत्र मार्ग। ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये यहाँ क्या किया है? डायग्राम बना दिया है। अब इसको पूरा समझना है। तो जो शरीर का जो उत्सर्जन होता है, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है? वृक्क है। कौन सा है? वृक्क है। लेकिन मुख्य इकाई क्या? उत्सर्जन की मुख्य इकाई, मानव शरीर के उत्सर्जन की मुख्य इकाई वो क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है। तो ये जो होता है शरीर से हमेशा ध्यान रखना, क्या करता है? 75 से 80% क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। क्या करता है? निकालता है। और क्या करता है? ये क्या होती है? ये जो होती है ना, इसके ये देखो, ये क्या होती है? ये खांच होती है। क्या होती है? ये एक खांच बनी हुई
होती है इसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं इसको। इस खांच को अपन क्या क्या कहते हैं, हाइलम। ठीक है ना, क्या क्या कहते हैं इसको, हाइलम कहते हैं। जो ये खांच बनी हुई होती है ना, इसको क्या कहते हैं अपन, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है, अब देखो अब है क्या, ठीक है। अब इसके अंदर है ना दो चीज होती है, एक तो क्या क्या होती है, बाहरी वलकुट होती है तथा भीतरी मध्यांश होता है। ये जो बाहर का दिख रहा है इसको तो क्या कहेंगे, वलकुट कहेंगे, और भीतर में जो होगा उसको क्या कहेंगे, मध्यांश कहेंगे। ये क्या करता है, ये जो वक्र है ना, ये कई सारी इकाइयों से मिलके बनाता है, जिसकी मैंने अभी बात की थी। अभी मैंने किसकी बात की थी, अभी मैंने वो बात की थी कि मानव उत्सर्जन तंत्र की सबसे मुख्य इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। जबकि मुख्य अंग कौन सा है, वृक्क है। कौन सा है, वृक्क, जिसको इंग्लिश के अंदर किडनी भी कहते हैं। ठीक है, तो वो जो नेफ्रॉन होता है उसके क्या 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 होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हिंदी में वक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्राणु। उस नेफ्रॉन को अब हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब देखो ये जो नेफ्रॉन होता है वो ऐसा होता है ये। ठीक है ना, अब देखो अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे कोशिका गुच्छ होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे कोशिका गुच्छ होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोरो, क्या क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या क्या कहते हैं इसको, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, जबकि ये जो बाहर आपको दिख रहा है इसको क्या क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बोमन ईरानी का नाम सुना है। ठीक है, तो बोमेन ईरानी से याद रख लेना, बोमेन संपुट कहते हैं। ठीक है, कोशिका गुच्छ को क्या क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बोमेन संपुट कहते हैं। अब देखो अब इसके अंदर होता क्या है, अब यहाँ से क्या करती है, एक नली निकली हुई होती है यूं। ठीक है, ये यूं निकली हुई होती है। ये मैं ध्यान रखना कच्चा डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है ना, ये एक नली निकली हुई होती है यूं। ठीक है, तो ये जो बोमेन संपुट के जो पास में होती है ना, बोमेन संपुट के पास में होती है उसको क्या कहते हैं, समीपस्थ। क्या कहते हैं, समीप यानी पास में, समीपस्थ नलिका ये होती है जो दूर होती है उसको क्या कहते हैं, दूरस्थ। क्या 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 कहते हैं इसको, दूरस्थ नलिका कहते हैं। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, मैंने जब हृदय पढ़ाया था तब क्या कहा था कि वो शुद्धिकरण के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाता है। कौन जाता है, रक्त जाता है। जबकि रक्त का निस्पंदन होने के लिए, मतलब छानने के लिए, आपके एनसीईआरटी में एक शब्द दे रखा है निस्पंदन। निस्पंदन का अर्थ क्या होता है, छानना। क्या होता है, छानना। तो जब रक्त जब छनने के लिए आएगा तो वो कहाँ आएगा, किडनी में आएगा। कहाँ आएगा, किडनी से कहाँ, नेफ्रॉन में आएगा। कहाँ आएगा, नेफ्रॉन में आएगा। तो नेफ्रॉन से जब रक्त छनेगा, ठीक है, नेफ्रॉन से जब रक्त छनेगा तो उस क्रिया को अपन क्या 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 कहेंगे, गुच्छीय निस्पंदन कहेंगे। क्यों कहेंगे, यहाँ पे कोशिकाओं का क्या है, गुच्छ है, तो उसको क्या कहेंगे, गुच्छीय निस्पंदन कहेंगे। क्या 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 कहेंगे, गुच्छीय निस्पंदन कहेंगे। और जो ये नेफ्रॉन है ये 10 लाख की मात्रा में होते हैं एक किडनी के अंदर, बहुत ज्यादा लाखों में होते हैं, ये 10 लाख की मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण ये 1 मिनट में, किसमें, 1 मिनट में ये क्या करेंगे, 1000 ml, मतलब क्या होता है 1 लीटर से, यानी कि 1200 ml। ठीक है, इतना तक ये क्या करेंगे, रक्त को छान लेंगे। क्या करेंगे, रक्त को छान लेंगे। क्या करेंगे, रक्त को छान लेंगे। कौन छानेंगे, ग्लोमेरुलस, जिसको क्या कहते हैं, कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है, कोशिकीय गुच्छ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गुच्छीय निस्पंदन कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, गुच्छीय निस्पंदन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप कह देना नेफ्रॉन में, किसमें, नेफ्रॉन में कोशिकाओं का गुच्छ होता है और उसके द्वारा रक्त छानना क्या कहलाता है, गुच्छीय निस्पंदन कहलाता है। और ये 1 मिनट में 1000 ml से 1200 ml तक रक्त छान लेता है। ठीक है, तो यहाँ जो रक्त छनेगा तो उससे अलग क्या होगा, उससे अलग होगा, ध्यान रखना, जल। जबकि रक्त के साथ जो
तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, लवण। कौन से होते हैं? एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, लवण, यूरिया। ठीक है, तो ये तो क्या करेंगे, ये नहीं छनेंगे। छनेगा कौन? सिर्फ जल छनेगा। ठीक है ना। अब जो बाकी वाले तत्व यूरिया, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, लवण वगैरह, वो तो क्या हो जाएंगे, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, जबकि जल क्या होता है, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज आपको अच्छे से आई कि नहीं आई? बहुत अच्छे से आई। ठीक है, तो ये जल तो अब निकल गया। अब क्या 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 आता है? अब आता है इसमें क्या? पुनः अवशोषण। अब जब पुनः अवशोषण होगा वो कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है, कहाँ होगा? वो यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? पुनः अवशोषण होगा। क्या होगा यहाँ? पुनः अवशोषण। किसका होगा अवशोषण? यहाँ पे हमारे पास क्या आया? जल आया। बाकी वाले पदार्थ तो यही रह गए। क्या आया? जल आया। तो जल का क्या होगा? पुनः अवशोषण होगा। क्या होगा? जल का पुनः क्या होगा? अवशोषण होगा। तो पुनः अवशोषण होगा, वहां क्या होगा? यहाँ एक लूप बना हुआ है। देखो क्या है? एक क्या है? लूप बना हुआ है। क्या है? लूप बना हुआ है। इस लूप को क्या क्या कहते हैं? हेलेने का लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेने का लूप। क्या गजब का नाम है, हेलेने का लूप। ठीक है, ये हेलेने का लूप क्या करेगा? जल का पुनर्अवशोषण करेगा। क्या करेगा? पुनर्अवशोषण करेगा। इससे क्या होगा? जितनी जल की मात्रा और चाहिए तो शरीर और ले लेगा। ठीक है, बाकी वाला क्या क्या करेगा? आगे छोड़ देगा। अब जब आगे छोड़ देगा तो वो क्या करेगा? स्त्रावण करेगा। मतलब क्या होगा? बाहर की ओर भेज देगा, मूत्र वाहिनियों में भेज देगा कि ले जाओ। ठीक है, ये क्या है? मूत्र वाहिनी है। क्या है? मूत्र वाहिनी है। तो ये क्या करेगा? बोलेगा लेके जाओ। ठीक है ना। तो मूत्र वाहिनी कहाँ खुलती है? मूत्राशय के अंदर खुलती है। तो मूत्राशय के अंदर क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? बोमेन संपूर्ण कहाँ होता है? नेफ्रॉन के ऊपर वाले भाग में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये जब ये जो रक्त का निस्यंदन करता है, तो ध्यान रखना, सीधी बात ये कि 180 लीटर ये दिन का क्या करता है? जल छानता है। कौन छानता है? नेफ्रॉन। 180 लीटर। अब आप बोलोगे 180 लीटर तो हमारे शरीर का वजन ही नहीं है, जल कहाँ से आ गया? तो मैंने यहाँ कहा था जल का पुनर्अवशोषण होता है, तो वो भी वापस छानता है। ऐसे करके क्या करता है? वो 180 लीटर प्रतिदिन जल छानता है, लेकिन स्त्रावण कितना करता है? बाहर कितना निकालता है? सिर्फ 1.5 लीटर। कितना निकालता है? सिर्फ 1.5 लीटर। कितना निकालता है? सिर्फ 1.5 लीटर जो है वो रक्त बाहर निकालता है, लेकिन छानता कितना है? 180 लीटर। यानी यहाँ से पुनर्अवशोषण होकर खून में जाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर पुनर्अवशोषण होगा, फिर चढ़ेगा। ऐसे करके 180 लीटर खून छान देगा। तो इसकी आकृति कैसी होती है? कपनुमा होती है। ये आपको सामने दिख रही है, किसकी? बोमेन संपुट की। ठीक है, इसके अंदर कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, ये भी मैंने कह दिया। अब आती है वृक्क नलिका आती है। मैंने कहा था 2 होती है। एक तो बोमेन संपुट के पास में होती है, उसको क्या कहते हैं? समीपस्थ कहते हैं। दूर होती है, उसको क्या कहते हैं? दूरस्थ कहते हैं। और इसके अंदर जो होता है वो क्या क्या होता है? हेलेने का लूप होता है। क्या होता है? हेलेने का लूप होता है। क्या होता है? हेलेने का लूप होता है। ठीक है, उसके आगे आता है अपने पास मूत्राशय। क्या आता है? मूत्राशय आता है। ठीक है, अब वो मूत्राशय क्या करेगा? मूत्र को इकट्ठा करेगा। क्या क्या करेगा? मूत्र को इकट्ठा करके उसकी संरचना कैसी होती है? थैलीनुमा होती है। किसके समान होती है? थैलीनुमा होती है। और इसके बाद आता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग जो है वो क्या करेगा? मूत्र को बाहर निकालेगा। अब देखो, अब होता क्या है? जैसे ही मूत्राशय पे प्रेशर बढ़ता है तो उसका संकेत कहाँ जाता है? मैसेज जाता है कहाँ? माइंड में, कि इसको बाहर निकालो फटाफट, प्रेशर बढ़ रहा है। तब आप कहते हैं सर आई एम गोइंग टू टॉयलेट। क्या कहते हैं? सर आई एम गोइंग टू टॉयलेट। लेकिन वो तो मास्टर की मर्जी है भाई, दे नहीं दे, जाने दे या नहीं दे। जब नहीं जाने देगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फिर भी नहीं जाने दिया, क्या होगा? पैंट खराब होगी, है ना। उससे ज्यादा तो और क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखना कि जो मूत्र होता है उसको रोक के नहीं रखना चाहिए। अगर रोक के रखा तो ये शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। क्या होता है? हानिकारक
का कारक होता है। तो ये था, क्या था, ये था मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में हमने क्या जोड़ा पढ़ा, एक जोड़ी वृक्क होते हैं, मतलब कितने वृक्क होते हैं, 2 होती है। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, मतलब 2 होती है, ठीक है। एक क्या होता है, मूत्राशय और मूत्र मार्ग होता है। जो वृक्क के ऊपर जो खांचा पड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, ठीक है। अब आता है पादपों में परिवहन। क्या आता है, पादपों में परिवहन। अब देखो पादपों में परिवहन कैसे होता है, ठीक है। पादपों में परिवहन कैसे होता है, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेता हूँ क्योंकि ये कोई ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है, ठीक है। उससे पहले मैं एक आपको चीज बताता हूँ कि आपके उत्सर्जन तंत्र के बाद बुक के अंदर एक पीला कलर का बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कृत्रिम अपवहन। वो क्या करते हैं, अगर आदमी की एक किडनी, एक वृक्क खराब हो तो वो क्या करता है, एक वृक्क के ऊपर काम चला सकता है। लेकिन जब दोनों ही खराब हो तो रक्त को छानने के लिए कृत्रिम वृक्क बनाया जाता है। उसको कहते हैं क्या, कृत्रिम अपवहन कहते हैं। वो क्या कहता है, 7 दिन या 15 दिन से जब भी डॉक्टर बुलाता है तो आपको जाना पड़ता है। यानी किसको जाना पड़ता है, जिसकी किडनी खराब हो उसको जाना पड़ता है। और खून क्या करता है, छनवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो चीज है, उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, ये चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। अब अपने पास होता है क्या, पादपों में परिवहन। वो किस प्रकार से होता है, वातपोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। क्या करते हैं, पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी क्या आ जाती है, बूंदे आ जाती है। बहुत से पादप जो है अपना अवशिष्ट पदार्थ है वो क्या करते हैं, कोशिका रिक्तिका के अंदर संचित करते हैं और वो क्या करते हैं, वापस मृदा के अंदर भेज देते हैं। क्या करते हैं, मृदा के अंदर भेज देते हैं। और पादपों में उत्सर्जन के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब क्या होगा, जो जल होगा, अपशिष्ट जल होगा, उसको बाहर निकाल देंगे और अन्य कोई अपशिष्ट पदार्थ होगा तो वो वापस क्या करेंगे, मृदा के अंदर भेज देंगे। उसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे जैसे गोंद है, क्या है, गोंद है, वो क्या करेंगे, पौधे बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने ये जो 6ठा चैप्टर था वो पूरा कर लिया। इसके अंदर जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप टेलीग्राम से ले ले। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं। थैंक यू।